फैकल्टी हैं. Her son is not well, but she has still managed to come and welcome to our session. तो हम इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे. आज के सेशन के अंदर भी ओरिएंटेशन सेशन है, तो बेसिकली इंट्रोडक्टरी आपसे सेशन कराया जाएगा. कुछ टॉक्स हैं, कुछ लोगों की हम बातें सुनेंगे, उनसे बात करेंगे, प्लस आप लोगों के कुछ सवाल हम लेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से इंट्रोडक्टरी वीक का आगाज़ होगा. फिर उसके साथ 1-2 हफ्ते बाद इंशाल्लाह आपके ऑप्शनल सिलेक्शन कराएंगे और विद इन 4 मंथ आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के हम आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह. तो उम्मीद करते हैं कि अभी जब सेशन चलेगा तो आप लोग बात भी होगी. उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारे साथ इस जर्नी का पार्ट बने और इंशाल्लाह CSS करके वापस इस इंस्टीट्यूट को दोबारा कंट्रीब्यूट करें एज फैकल्टी. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे करें. एक हमारी स्टूडेंट मिस मानू सामने बैठी हुई हैं. शी वॉज पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप ही की तरह 2 साल पहले आके यहाँ पे लेक्चर देती थी और अल्हम्दुलिल्लाह CSS करके आज ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है. तो इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं. मैं इस वक्त आई लाइक टू इनवाइट सर तारिक मुस्तफ़ा. ही इज़ फ्रॉम 18th कॉमन एंड a senior bureaucrat and a true example of how a bureaucrat should be, how vibrant he should be. किस तरीके से आपने लॉज में रहते हुए लोगों को फ़ायदा देना है, किस तरीके से एक छोटी सी चीज़ को आगे बढ़ा के उसको मैग्नीफाई करना है, उसके इम्पैक्ट को मैग्नीफाई करना है और अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके किस तरीके से सही लोगों को सही पोजीशन में लेके जाना है. तो आई लाइक टू रिक्वेस्ट सर तारिक मुस्तफ़ा प्लीज़ कम ऑन द पोडियम एंड टॉक टू द स्टूडेंट्स. अस्सलाम वालेकुम, हेलो. थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन करते हैं. आप में से पहले बच्चियों में से कोई खड़ा होकर बताना चाहे कि वो यहाँ आज क्यों आया है, उसको यहाँ के बारे में कैसे पता चला और उनकी क्या डिज़ायर्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं. एनीबडी? आइए इधर आइए. 5 मिनट में आराम से बगैर नर्वस हुए आपने अपनी दिल की बात करी. आराम से नीचे नहीं. अस्सलामु अलैकुम. माय नेम इज़ सैयदा कुलसुम फातिमा जाफरी एंड आई एम फ्रॉम लंदन. मैंने जब इंटर पास आउट किया था तब से मुझे CSS का शौक था, लेकिन मुझे उस वक्त बताया गया कि जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो तो उसके बाद आपको परमिशन होती है कि आप CSS की एग्ज़ाम दे सकते हो. तो उसके बाद मैंने 2 साल ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट की. दैन फिर मैंने मुख्तलिफ करने का सोचा, लेकिन जितने भी सेंटर्स हैं वो कम से कम भी 95,000 फ़ीस चार्ज करते हैं. लो से लो सेंटर भी CSS की 95,000 फ़ीस इस वक्त ऑनलाइन हो या फिज़िकल कम से कम चार्ज कर रहा है. जब मैंने ये देखा तो उसके बाद मैं जुस्तजू में लगी हुई थी. मैंने 1-2 टेस्ट भी दिए. कुछ इंस्टीट्यूट कहते हैं कि हम टेस्ट देंगे, उस पर स्कॉलरशिप आपको देंगे कि आप स्कॉलरशिप पे पढ़ सकें. मैंने टेस्ट भी दिए, वो टेस्ट भी क्लियर किए, लेकिन उसके बावजूद जो वो स्कॉलरशिप दे रहे थे उसके बावजूद 95 से वो फ़ीस 75 पे आ रही थी, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था. तो मैंने उसको फिर डिसऑन किया. मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकती. लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मैंने फेसबुक पे JDC के ये CSS का देखा कि सेमिनार हो रहा है, तो मैंने कहा कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मुझे CSS एग्ज़ाम्स देने का इसलिए शौक़ है कि इसमें हमें मुख्तलिफ बुक्स पढ़ने का मौका मिलता है, मुख्तलिफ चीज़ों को जानने का मौका मिलता है जो हम नहीं जान पाते. थैंक यू सो मच. कोई और बच्ची कुछ कहना चाहे? पब्लिक सर्विस में कॉन्फिडेंस ज़रूरी है. जो सबसे शायद जिसको मुश्किल हो रही है बोलने में, इधर आ जाए. एनी वॉलंटियर? अच्छा चलो, लड़कों में से कोई आके बात करना चाहे इधर आइए. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम उसामा है और मेरा ताल्लुक़ PIP कॉलोनी से है. और CSS का क्या कहते हैं एग्ज़ाम देने का बड़ा शौक़ था. पिछले साल तो ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया. तो कहा सलीम सर बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी अर्से से फॉलो कर रहा हूँ मैं आपको. तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सबको चाहिए कि इसको अवेल करें. देखिए, ज़िंदगी में इंसान बहुत कुछ प्लान करता है, लेकिन उसको मिलता वो है जो अल्लाह ताला उसके लिए बेहतर समझता है.
नीयत को ठीक रखना, तैयारी करना, कोशिश करना इंसान का फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला उसके लिए जो बेहतर समझता है वो उसे रिवॉर्ड करे। आप सब इस इम्तिहान को देना चाहते हैं। आप में से मैं जिस तरह देख रहा हूँ आपके चेहरों से ज़हानत है, मेहनत नज़र आती है, डेडिकेशन है कि आप आज यहाँ तक आए हैं। तो आप सब में पोटेंशल है कि आप ये इम्तिहान पास कर सकते हैं। इसकी 3 अटैम्प्ट्स होती हैं। बहुत मुश्किल इम्तिहान नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन अगर आप रेगुलर स्टडी करेंगे, सही गाइडलाइन होगी, बार बार एक चीज़ को पढ़ेंगे, तो आपके पास एक ज़्यादा चांस होगा इसको क्लियर करने का। ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नहीं है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्या होता है कि आपने 33 नंबर ले आए, आप पास हो गए, कोई 3rd डिवीज़न में, कोई 2nd डिवीज़न में। ये मुकाबले का इम्तिहान है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। इसमें आपको दूसरे के साथ अच्छे से अच्छे नंबर लाकर अपने आप को एक जॉब हासिल करनी है। लेकिन जो इसका फ़ायदा है, जब आप इस इम्तिहान की तैयारी करते हैं तो आप एक ऑलराउंडर शख्सियत बन जाते हैं। आपको दुनिया के तमाम मामलात के बारे में कुछ शौक़ से, कुछ ज़बरदस्ती से, कुछ एग्ज़ाम की वजह से पढ़ना पड़ता है। वो आपकी एक पर्सनैलिटी को निखारता है। जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, वो उसके ऊपर ये ऐड ऑन हो जाएगा, आपकी एक एडिशनल क्वालिफ़िकेशन होगी। मैं ताहा साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि हम एक सिलसिला शुरू करें कि जो रेगुलर अटेंडेंस करने वाले 3 महीने के कोर्स में मिसाल के तौर पे किसी की 75% प्लस अटेंडेंस है, तो उसे हम एक सर्टिफिकेट दें कि इन्होंने CSS के इम्तिहान की तैयारी में पार्टिसिपेट किया, और उसमें से अगर जिन्होंने पेपर एक्चुअली अटेम्प्ट किया है हाफ वे इसको छोड़ देंगे, उनको भी दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ जिन लोगों ने CSS का इम्तिहान दिया उनमें से बहुत सारे पास नहीं हुए, लेकिन आज उनमें से कई ऐसे हैं मेरे कोलीग्स जिनकी 1 महीने की तनख्वाह 1 करोड़ रुपए है। अगर वो CSS कर लेते तो वो मेरी तरह सिर्फ टाई लगाकर कोट पहन के घूम रहे होते। 1 करोड़ रुपए तो मुझे सैलरी गवर्नमेंट नहीं देती, उसका 1/10 भी नहीं देती। तो जो अल्लाह ताला करता है वो कोई ना कोई चीज़ बेहतरी करता है। जैसे हमारे साथ जो हमारे ख़ास गेस्ट हैं, जज साहब तशरीफ़ लाए हैं, इन्होंने टाइम निकाला है। अब ये पब्लिक सर्विस में है, ये एक जॉब करते हैं, इनको शौक़ था, इनका एक पैशन है। लेकिन कई ऐसे वकला होंगे, कई इनके एडवोकेट्स होंगे, कई इनके स्टूडेंट्स होंगे जो इनसे 50 गुना ज़्यादा वो उनकी आमदनी, लेकिन वो इनके सामने हाजिर होके इनको सर और इनके सामने पेश होते हैं और इनके सामने अपना इनकी तरफ देखते हैं कि वो मेहरबानी करें फैसलों में उनकी तरफ। तो ज़िंदगी का ये एक सिलसिला है। हमें आप सबको पूरी कोशिश करनी है इस इम्तिहान के लिए। मैं हूँ, ताहा साहब हैं, जज साहब हमारी टीम का हिस्सा हैं, और हमारे कोलीग्स हैं, ये हमारे साथी हैं। कोई इस्लामियात पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई करंट अफेयर्स पढ़ा रहा है। ये सब अपना वक्त निकाल कर आपके लिए आते हैं और सबकी कोशिश है कि आप सबको फ़ायदा हो। तो ये देखें, एक इल्म का दरिया बह रहा है, इसमें से अपना अपना हिस्सा, अपना अपना बाल्टी, मग्गा, बोतल खुद भरनी है आपने। आप सब मेच्योर्ड हैं, मिलजुल के पढ़िए। जहाँ मुश्किल हो, कोई और आपको हेल्प चाहिए, मिसाल के तौर पे आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है या आपका जानने वाला है जो सारी किताबें नहीं अफोर्ड कर सकता, CSS की सारी बुक्स नहीं ले सकता, तो आप शायद ना फील करें, आप मुझे रब्ता करें, ताहा साहब को रब्ता करें, हम उसमें आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए किसी और सिलसिले में, हम उसके साथ, आप आज जिसको कहते हैं ना प्रैक्टिकली तो नहीं लेकिन मॉरली आज आप एक ब्यूरोक्रेसी में आपने पहला कदम रख दिया है। आज आपके पास इस इलाके के डिप्टी कमिश्नर साहब मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब मौजूद हैं, SSP साहब आए हैं। SSP साहब इधर तशरीफ लाइए, 1 मिनट। नॉर्मल इस शहर में आप किसी को बताएं ना कि आप एक किसी SHO को जानते हैं या सब इंस्पेक्टर को जानते हैं, थाने में बड़ी बात होती है। ये बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, हमारे कोलीग हैं, इस इनिशिएटिव में इनकी बहुत खिदमात है, ये इसका पार्ट है, फाउंडर्स में से हैं। ये आज हमारी रिक्वेस्ट पर आए हैं, तो आप आज कह सकते हैं कि भाई अगर किसी ने उल्टी सीधी बात की तो हमारे सेंटर में SSP साहब हैं, हम उन तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। तो आज आप मॉरली इस पब्लिक सेक्टर का हिस्सा बन गए, लेकिन अब उसको इज़्ज़त से कैसे लेके चलना है, कैश कैसे करना है, एक्चुअल इम्तिहान कैसे पास करना है, वो आप
के ऊपर है। अब इसी के साथ मैं एसएसपी ज़ीशान सिद्दीकी साहब को कहूँगा वो भी 5 मिनट आपसे बात करें, फिर हम जज साहब को कहेंगे कि वो थोड़ा कानून के हवाले से और जुडिशरी से वो कैसे देखते हैं सिविल सर्विस को, उस बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ताहा भाई ने बुलाया और मैं आप लोगों के बीच में हूँ और सारे स्टूडेंट्स हैं। लोग खड़े होते हैं अक्सर गली में, चौकों पे और जो है मोहल्ले में बात होती है, हमेशा हर आदमी जो है वो माजी की बात करता है कि मैं माजी में फ़लाना था, मैं माजी में ये था, मैं माजी में वो था, और फिर हाल की बात करता है भाई आजकल कारोबार नहीं है, आजकल ये मसला है, नौकरी नहीं मिल रही, ये परेशानी है। मगर आज जो मैं जिन लोगों के सामने बैठा हूँ ये सारा फ्यूचर है, ये सब लोग कौन है, फ्यूचर है ये। और बहुत खुशी हो रही है, मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, मोटिवेट करता हूँ। मेरी इतनी ज़्यादा तालीम नहीं है मगर मैं ज़िंदगी का बड़े तजर्बे करे हैं, ज़िंदगी में जीते भी हारे भी, तो बहुत हाल आए, बहुत मामलात आए। सन 2013, 14, 15 में जो है मैंने एक कारोबार करता था, शुरू से कारोबारी रहा, तो बड़े नुकसान किए। फिर ऐसे नुकसान किए कि एक दफ़ा में मैं 2015-16 में ज़ीरो हो गया, बिल्कुल नील बटा नील, और कुछ भी नहीं रहा पास। एक घर था और एक गाड़ी बची थी। और फिर मैंने कारोबार शुरू किया, रेस्टोरेंट बिज़नेस से हूँ, शायद मुझे यहाँ पे कोई लोग जानते हों, देखा हो सोशल मीडिया पे। तो अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बरकत दी उस काम से, इतनी बरकत दी जो मैं अंदाज़ा भी लगा सकता कि मैंने पैसे भी कमाए, मैंने नाम भी बनाया, लोगों में पहचान भी बनाई, इस शहर के अंदर पहचान बनाई, इस मुल्क में पहचान बनाई। बात इतनी सी है बताने का मकसद ये नहीं कि मैंने कामयाबी हासिल की। मैंने कामयाबी कैसे हासिल की? मैंने कामयाबी ऐसी हासिल की, मैंने कभी किसी की बात नहीं सुनी। लोग जब ये CSS करने जा रहे हो और आप इतना बड़ा फ्यूचर हो कि इस मुल्क को चलाने वाले, संभालने वाले आप लोग हो, भाई ये मुल्क कौन चलाता है? कारोबारी आदमी चलाता है? नहीं, कोई नहीं चलाता इस मुल्क को। इस मुल्क को ब्यूरोक्रेसी चलाती है। और ब्यूरोक्रेसी का अगर आप लोगों ने सोचा है कि हम ब्यूरोक्रेट बनेंगे और CSS के लिए जाएंगे, तो आप टॉप 10 घोड़ों में शामिल हो चुके हो। किस में शामिल हो गए हो? टॉप 10 घोड़ों में शामिल हो गए, उनमें जो रेस कोर्स में दौड़ने वाले हैं। इस शहर के अंदर 4 करोड़ की आबादी के अंदर मुश्किल से मेरे ख्याल से अभी आप लोग 150 लोग या 200 लोग बैठे हुए हैं ना। उन 150-200 लोग, अब आप बताओ कि कितने खुशनसीब लोग हो कि लोग सारे अपने काम धंधों में लगे हुए और आप मेमार बनने की, मुस्तकबिल का मेमार बनने की तैयारी कर रहे हो। तो भाई बात यह है कि जो मैंने ये कारोबार किया और सब किया ना, मैंने किसी की सुनी नहीं। लोग बोलते थे यार गिर जाएगा, पड़ जाएगा, रुल जाएगा, जो थोड़े बहुत पैसे बचे वो भी ख़त्म कर देगा, ज़ाया हो जाएगा। ज़ाया कर देगा। कुछ भी नहीं होता। इंसान जब तक अपने डर को अंदर से ख़त्म नहीं करता ना, और वो डर क्या है पता है? वो फेलियर क्या है? वो फेलियर ये नहीं है कि लड़के जीते, लड़के हारे। फेलियर ये है कि पहले ही भाग गए हैं। 3 महीने का कोर्स है, अब भाई वो एक 15 दिन के बाद भाग गया, एक 20 दिन के बाद भाग गया, वो फेलियर है। दुनिया में, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। जब एक चीज़ का उसने अहद किया है और एक रेस के अंदर दौड़ने की उसने तैयारी की है, तो उसने रेस में दौड़ना है। उसने दौड़ के रास्ते से नहीं भागना है, उसने पूरा करना है। उसके बाद इंसान के अंदर इतनी क्वालिटीज़ आ जाती हैं। जैसे मैंने एक रेस्टोरेंट खोला था, मैं क्या था? एक रोटी सालन बेचने वाला, मैं क्या हूँ? मगर उसके साथ अल्लाह पाक उसको ऐसी इज़्ज़तें दे देता है कि वो माशरे में अपना नाम बनाना शुरू कर देता है, माशरे में चलना शुरू कर देता है, माशरे में दौड़ना शुरू कर देता है। और ख़ास तौर पे जितने सारे माशाल्लाह से नौजवान बैठे हैं और सारे तालीम याफ्ता, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों के बीच में आके बात कर रहा हूँ। तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला, आप लोगों ने कभी किसी की माननी नहीं है, सुननी नहीं है। आपने बोलना हाँ भाई हम करेंगे। लोग बोलेंगे अबे टाइम वेस्ट कर रहा है, डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता, फलाना बन जाता है, कारोबार कर लेता, रेडी लगा लेता, रिक्शा चला लेता, होटल खोल लेता। नहीं भाई, ये खिदमत है, और ऐसी खिदमत है जिसके अंदर पैसे भी मिलते हैं और जिसके अंदर जो है वो इज़्ज़त भी बहुत मिलती है।
आप लोग होगी सारे बैठे हो, आज मैं आप लोगों को, शायद आप बाहर निकलो अकेले में मिलो तो मैं आप लोगों को बेटा बच्चा करके बात करूँगा, मगर आप लोग जब ये कमीशन पास कर लोगे तो मैं आपको कहूँगा डीसी साहब, क्या बोलूँगा, डीसी साहब, एसी साहब, एसएसपी साहब, हैं, कितनी इज्जत की बात है। फिर मैं आपको बेटा बेटा नहीं बोलूँगा तो मैं भी डर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि सामने से। तो अल्लाह पाक इस काम के अंदर बड़ी बड़ी बात है कि आप लोग घोड़ों की रेस में शामिल हो, और ऐसी रेस है, ऐसी ज़बरदस्त रेस है। अब इसमें हारने से नहीं डरना, एक पहले नंबर पे भी आएगा, एक 10वें पे भी आएगा, मगर मैदान में तो उतरे होगे। और मैदान में कौन उतरता है? शह सवार उतरते हैं, तो घोड़े से भी गिरते हैं, गिरते भी हैं। और वो नालायक लोग होते हैं जो पहले डर के भाग जाते हैं। हाँ, डर गए, जो डर गया वो मर गया, जो नहीं डरेगा कुछ तो करेगा। आपने कमीशन पास कर लिया और किसी ने कमीशन पास नहीं किया तो उसकी भी ज़िंदगी जो है ना बड़ी अजीब होती है, उसको दुनिया का पता होता है, हमारी तरह नहीं ऐसे घूम रहा होता है, उसको ज़िंदगी का पता होता है, ज़िंदगी के क्या असूल है। ख़ास तौर पे जो जितने पीछे लड़के खड़े ये सब बात को सुने हैं तो उनको ज़िंदगी का पता होता है कि यार हमारा रूट क्या है, हमें जाना क्या है, उनके अंदर क्वालिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा बात तो अभी मैं करता रहूँगा, मगर सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट है महानूर कमर, उसको मैं यहाँ पे इनवाइट करूँगा, थोड़ी सी बात करें उसका क्या एक्सपीरियंस है, फिर वो सवाल भी सुनता रहूँगा, फिर थोड़े बहुत मैं भी उसके पीछे बात करूँगा कि यार वो किस तरह से और क्या कहना चाह रही है। महानूर कमर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। सो आई एम महानूर कमर। मैंने बीबीए किया था कराची यूनिवर्सिटी बिज़नेस स्कूल से, और जैसे सर ने कहा कि सीएसएस के लिए कोई भी आपको फाइनेंशियल सुपीरियॉरिटी नहीं चाहिए होती है, किसी तरह का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता है, या आपके ख़ानदान में ब्यूरोक्रेट्स हों, ये चीज़ लाजमी नहीं है। सो आई हैड अ फैमिली जिधर कोई भी ब्यूरोक्रेट क्या कोई जॉब तक नहीं करता था, ऑल वर बिजनेसमैन, सही है। तो नीदर वी हैड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल सुप्रीमेसी। मेरी सारी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल से थी। देन आई हैड माई BBA फ्रॉम KUPS, आई वॉज पोजीशन होल्डर इन दैट। उसके बाद मैंने CSS का अटैम्प्ट दिया, और CSS कॉर्नर में ही उस टाइम पे 2020 में स्टार्ट हुआ था ये। तो उस टाइम पे साइमा यहाँ पे GSA पढ़ाती थी, सर फहाद इंग्लिश पढ़ाते थे, सर उनका नाम मैं भूल रही हूँ, बट बहुत अच्छी इस्लामियात एंड सोशियोलॉजी पढ़ाई थी उन्होंने। सो मैंने यहाँ से पढ़ा, इनिशियल अवेयरनेस भी मिली, और फिर आपको खुद से ऑनेस्ट होना पड़ता है, ठीक है, खुद से मेहनत करनी पड़ती है। 2020 के बाद में लम्स के, क्योंकि आजकल वो लम्स से अटैच कर रहे होते हैं मेरा CSS करना। सो मैंने अटैम्प्ट पहले दिया, फिर मैं लम्स गई, एंड देन लम्स से मैं बिज़नेस एंड पब्लिक पॉलिसी में अभी करंटली मास्टर। ग्रुप में, सेक्रेटेरिएट ग्रुप में, एंड इंशाल्लाह माई ट्रेनिंग विल स्टार्ट सून। भी आपकी कहीं ना कहीं पे जॉब हो जाती है, और बहुत अच्छी जॉब होती है। जैसे की अभी मुझे मैसेजेस हमारा इंफॉर्मेशन, और आपने अच्छे से ऑनेस्ट होकर प्रिपरेशन की हो, तो मैं तो कहती हूँ आपका CSS ही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं, सेकंड अटैम्प्ट में हो जाएगा। बट इन केस नहीं होता, देन भी आपका फ्यूचर ब्राइट है। इट्स नॉट लाइक कि आपकी वो जो क्वालिफ़िकेशन है वो उसकी कोई ऑफिशियल वर्थ है।
वो आपके दिमाग में, आपकी पर्सनैलिटी में नज़र आएगा और वो उस तरह से आपकी वर्थ बनेगी। एंड डेफिनेटली मेरी यही एडवाइस है कि आप लोग ने ऑनेस्ट होकर पढ़ना है। मैं अभी करंटली 2 मंथ तक यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ पे क्लासेस भी ले रही होंगी, तो आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए हो तो आई विल ऑलवेज़ बी हियर। थैंक यू सो मच। थोड़ी सी तालियां बजाया करें, थोड़ा सा माहौल गर्माता है। इतनी अच्छी ये बात करके गई है ये मानूर कमर। अच्छा, सबसे बड़ा CSS का फ़ायदा बताऊं क्या है? जिसने कमीशन पास किया ना, वो सारे रिश्तेदार जो नाराज़ है ना, वो भी अपने हो जाएंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा। अच्छा जी, अब दूसरी बात ये कि मैं उसके बाद दावत दूंगा कि वो आए और थोड़ी सी बात करें और सबको मोटिवेट करें। और फ़हीम साहब हैं हमारे सेशन जज हैं, और सर प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा लिल इंसान इल्ला मासा, नथिंग फॉर द मैन बट व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। और काबिल तहसीन हैं आप लोग, मुबारकबाद के काबिल हैं। और आपके पेरेंट्स पर्टिकुलरली बड़े ब्लेस्ड पेरेंट्स हैं कि जिनको आज के दौर में ऐसी औलाद नसीब हुई है कि जिनको कुछ ये फ़िक्र है कि वो कहीं एग्जिस्ट करते हैं। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट एज अ पेरेंट मैं बड़ा मशकूर और ममनून हूँ जनाब मुस्तफ़ा साहब का, ताहा का, और जितने भी यहाँ साहिबान मौजूद हैं कि जो इस पूरे सिलसिले का पार्ट एंड पार्सल हैं। एज ए पेरेंट इसलिए कि हमारे बच्चों को सांस लेने के लिए एक ऐसी जगह मिल गई है कि जहाँ पर आपका फेल्योर हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट अबाउट अटेम्प्ट, इट्स अबाउट पर्सनल एक्सप्लोरेशन। आप लोग ख़ुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम पता है मार कहाँ खाते हैं? हम मार तब खाते हैं जब हमारी नज़र ख़ुद से हट जाती है और हम किसी और को देखते हैं, राइट? अगर तो आप इस वजह से देख रहे हैं कि वहाँ वैसा आप बनना चाह रहे हैं तो उसको देखते रहिए, लेकिन साथ में उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो आप देखते रह जाएंगे और वो अपने सफ़र में मंजिल तक पहुँच जाएगा। वो अगर मैं आपसे ये कहूँ, क्योंकि आप वो लोग हैं कि जिनको देख के मुझे अपना वक्त याद आता है कि एक वक्त था कि हम लोग के पास ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। हमारे दौर में लाइब्रेरीज़ होती थी, हम लोग लाइब्रेरीज़ का पार्ट एंड पार्सल बनते थे और 5 रुपये उसकी मेंबरशिप होती थी, जिसके लिए हम लोग अपनी पॉकेट मनीज़ को जमा करते थे और कोई समझाने वाला नहीं होता था। और एज अ ब्यूरोक्रेट होने के बाद, यानी ऑफिसर होने के बाद, ये तो आपका तसव्वुर है। लोग कहते हैं लोग एरोगेंट हो, एरोगेंट नहीं है, कहते हैं बात नहीं करते। प्रॉब्लम ये नहीं है, ह्यूमंस हैं, इनके साथ बहुत सारे ऐसे मसाइल शुरू हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। जैसे अभी भाई ने बात कही कि 4 करोड़ की आबादी में मुश्किल से 150-200 बता रहे थे, इतने से लोग हैं। अगर मैं आपको ऑफ़र करूं कि चलो भाई आज ऐसा करते हैं कि आप में से कोई वॉलंटियर कर ले जो ज़ीशान की जगह ले ले, ताहा की जगह ले ले या मेरी जगह ले ले, तो आप खाली सीट पे बैठ सकते हैं, जगह नहीं ले सकते। ये ऐसे ही है जैसे कभी एक क्लास के सेशन में मैंने एक दफ़ा बात कही थी और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ आप अपने आप को ऐसे धान पान सा समझ रहे हैं, आप असल में वो हैं जो आप अपने आप को ख़ुद बनाना चाहते हैं या अपने बारे में समझना चाहते हैं। आज आपको कोई रास्ते में रोक लेता है और कोई बात कर लेता है तो आप परेशान हो जाते हैं, और कल कितना बड़ा क्राउड जो है वो पागल हुआ होता है और आप अकेले खड़े होकर सारे को मैनेज कर रहे होते हैं। फिर आपकी ये सलाहियत होती है कि आप मेन स्ट्रीट पर कर लेते हो। कहते हैं ना कि अगर आप टेबल पर रिजॉल्व नहीं कर सकते तो आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं यहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ों को करने के लिए आया था। पहला तो ये था कि मुझे हुक्मनामा मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मुस्तफ़ा साहब और ताहा के विज़न से ऑनेस्टली बड़ा इंस्पायर्ड हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ। मेरे बच्चे भी यहाँ हैं इस क्राउड में, मेरा बेटा मेरी बेटी भी मौजूद हैं यहाँ पर, राइट? और पर्पसली हम उनको यहाँ लेकर आए हैं। अल्लाह ने मुझे इतनी सलाहियत दी है कि मैं उनको कहीं पर भी अफोर्डेबिलिटी कंडीशन में पढ़वा सकता हूँ, मेरे लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन चूँकि मैं ख़ुद इनकी टीम का एक छोटा सा हिस्सा हूँ
और मैंने इनसे इस बात को लर्न किया कि जो असल स्पिरिट, असल लगन, असल मेहनत जो आपको यहाँ मिलेगी वो आपको कहीं से नहीं मिलेगी। कोई भी वॉलंटियर एफर्ट नहीं करता। क्या आप कहीं जाएंगे मुफ्त में पढ़ाने के लिए किसी को? ये लोग सब कुछ छोड़ के आपके लिए आते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों से मेरी मुलाकातें होती हैं, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ जाता हूँ, वहाँ के बच्चियाँ भी आते हैं। देखिए, आप ये चाहते हैं कि लोग आपके साथ प्यार करें तो आप लोगों के साथ प्यार करें। आप चाहते हैं कि आपको इज़्ज़त मिले, लोगों की इज़्ज़त करें। आप में से जितने लोग आज यहाँ से वापस तशरीफ़ लेकर जाएं, उनको बाकी कोई नाम याद हो या ना हो, लेकिन ये आपकी इज़्ज़त का तकाज़ा बनेगा कि 2 नाम तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में और अपनी कम्युनिटी में लें, एक मुस्तफ़ा साहब का, एक ताहा साहब का, ताकि उनको पता लगे कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। हम कहते हैं ना, लेकिन हम जब तक उस चीज़ को वाकई वैल्यू नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेंगे। अगर आपने को बहुत ही बड़ा लेवल पर जाना है, वो कभी हम मल्टी बिलियनर का एक छोटा सा कोर्स करवाया करते थे माइंड साइंसेस के हवाले से, तो उसमें हम कहा करते थे कि आप ऐसा करें कि अगर आपको 1000पति बनना है ना, तो आपको लखपति क्रिएट करने पड़ेंगे, और अगर आपको लखपति बनना है तो आपको करोड़पति क्रिएट करने पड़ेंगे, और अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको अरबपति क्रिएट करने पड़ेंगे। तो आप खुद को क्रिएट करने के लिए आखिरी 2 बातें कह के मैं अपनी जगह लूँगा। 3 डायमेंशंस पे ज़रूर काम करें। नंबर 1, सिर्फ अपने जहन में ये मत रखें कि आप लोगों ने पास होना है। प्रॉपर अपने आप को डिस्क्राइब करें कि मैंने ये बनना है, और जो आपने बनना है उसको एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। उसकी ताकत को एक्सरसाइज मत करें, उसकी ज़िम्मेदारी को एक्सरसाइज करें। ताकत खुद आ जाएगी। जिसको इज़्ज़त चाहिए वो ज़िम्मेदारी के साथ खड़ा होगा, और ओपन हार्टेड हो जाएं। इनसिक्योरिटीज़ मत दिखाएं। हमारी जनरेशन में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिसकी तरफ हम नज़र नहीं डालते। तो दूसरी बात जो मैं आपसे करने लगा हूँ वो आपका पर्सनल डोमेन है। अपने पर्सनल डोमेन को आस्ता आस्ता ग्रो करना शुरू करें। जो फैमिली में, कम्युनिटी में, फ्रेंड सर्कल में लोग आपको बुरे लगते हैं ना, किसी भी इमोशनल रीज़न की वजह से, उनके साथ बैठना शुरू करें। ये कीमती लोग हैं। जब आप उनके साथ बैठेंगे, उनको मदद करेंगे, तो आपके अंदर की बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, और जब इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म होंगी आप आगे बढ़ने के काबिल हो जाएंगे। तीसरी और आखिरी चीज़, आप में से मेजॉरिटी लोग जो हैं वो फ़न तो बहुत करते हैं, लेकिन अपनी ज़ात पर फिजियोलॉजिकली और मेंटली किसी किस्म की कोई मेहनत नहीं करते। यानी आप लोग एक्सरसाइजेस नहीं करते। तो इस दफ़ा मेरा जहन ये है, क्योंकि मैंने जो आपके पिछले बैचेस के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा, उसमें हमने काफ़ी कंटेंट्स देखे और छोटी मोटी हम एक्सरसाइजेस भी करते थे। लेकिन अब की बार हमारा जहन ये है कि हम ऐसा कंटेंट डालेंगे, वो ये हो या फरेरी हो, वहाँ पर मेरे सेशन में हम लोग कुछ योगा और मेडिटेटिव स्टेट्स डालेंगे आपके लिए, कि जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशनल स्किल्स और एबिलिटी लर्न करेंगे कि आपने किस सिचुएशन में सिर्फ 3 मिनट के अंदर अपने आप को कैसे कंपोज कर सकते हैं। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर बेस्ट ऑफ लक कहता हूं, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे साथ इन लोगों के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि ये उससे बहुत बियॉन्ड है। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह फ़हीम साहब, और मुझे भी बड़ी मोटिवेट हुआ हूँ मैं भी कि भाई आपने जो बात की उसका लुब्बे लबाब ये है। इन्होंने कहा फोकस, क्या कहा? अपनी चीज़ों पे फोकस करना है, अपने गोल्स बनाने हैं कि हमने जाना कहाँ है, हमने जाना कहाँ है, हम कर क्या सकते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में, जो कोई कुछ नहीं कर सकता वो भी हम कर सकते हैं। ये एक बात आपके कमीशन से हट के एक आम आदमी के लिए, कि इंसान सब कुछ कर सकता है, जो चाहे कर सकता है ना, मगर क्या कब करेगा? जब उसको गोल पता होगा कि मुझे करना क्या है। तो आप लोगों ने अपना जो गोल बनाया है, या जिसके लिए आप लोग आए हो, सोच के आए हो, समझ के आए हो, ऐसे ही आज तफरियान आ गए, ऐसे ही आज आ गए कि चलो यार देखते ही है वो क्या रहा है। तो जो देखने के लिए उनके लिए ये है कि ये बड़ी कीमती चीज़ है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई आज आपको कोई बेटा बच्चा सब कहेगा, मगर जिस दिन आप DC AC बन जाओगे तो उस दिन आपको AC साहब DC साहब बोलेंगे, है ना। तो अपना गोल बनाना है। काफ़ी सारे लड़के हैं जो मुझे जानते भी हैं यहाँ पे, और
काफ़ी सारे दोस्त भी हैं मेरे। तो भाई अपना जो है गोल बनाना है कि हमने करना क्या है, ठीक है ना। तो अपने गोल बनाने की कोशिश करेंगे और अपनी चीज़ों को बिल्कुल एक सिमट में रखेंगे। बहुत सारी जगहों पे हर्डल्स आएंगे। सबसे पहले तो अभी जब यहाँ से आप बाहर निकलेंगे और घर जाएंगे या रास्ते में किसी दोस्त के साथ जाएंगे तो वो कहेगा अबे भाई पागल हो गए, क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अबे इसमें क्या होगा, अबे 100 लोग बैठते हैं, एक पास होता है, क्या फ़ायदा, अरे छोड़ भाई, हटा भाई, तू डॉक्टर बन जा, तू इंजीनियर बन जा, तू कुछ कर ले। तो अब किसी की बातों में नहीं आना है। दुनिया कभी भी आपको सही मशवरा देगी नहीं। और सबसे बड़ी बात ये हमारे शहर का, हमारे मुल्क का एक थोड़ा सा मसला है, कल्चर है कि यहाँ पे मशवरे देने वाले बहुत मिलेंगे। किसी के पास वो ज़िंदगी में उस गली से भी नहीं गुजरा होगा मगर मशवरा ज़रूर देगा। तो कभी किसी के मशवरों में नहीं आना है कि भाई ये मशवरा है, बनना है, कुछ करना है। जिसको कुछ करना है उस फिर इस चीज़ से इश्क करना है, इस चीज़ से प्यार करना है कि यार हम अपने गोल के लिए प्यार करना है। अंधा हो जाना है, फिर जब अंधे हो जाओगे ना फिर दौड़ते जाओगे, फिर सब कुछ, सारी दुनिया ज़मीन पैरों के नीचे, हम ऊपर ऊपर। अच्छा, बात अभी करते रहेंगे। अभी सबसे पहले जो है वो हम बुलाएंगे ज़िशान भाई को। ज़िशान सिद्दीकी साहब हैं, हमारे एसएसपी हैं और 2-3 साल पहले ये भी आप लोगों की तरह ही होंगे, 4 साल पहले। और अल्लाह ताला ने आज इनको इज़्ज़त दी है कि हम इनको एसएसपी साहब करके जो है बुलाएंगे। एसपी साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़िशान सिद्दीकी है और मैं 236 कॉमन से बिलोंग करता हूँ। जब आप CSS ज्वाइन करते हैं तो आप किसी कॉमन से आइडेंटिफाई होते हैं जो आपकी सीनियरिटी बताता है। तो 2007 में मैंने CSS एग्ज़ाम दिया था। करंटली आई एम पोस्टेड इन कराची एज SSP CIA और ये बड़ा एक टास्किंग जॉब है। पूरे कराची में की इसकी जुरिसडिक्शन है एंड वी डील विद किडनैपिंग फॉर रैंसम के जो केसेस होते हैं आपके अगवा बरए तवान के। तो आप समझेंगे काफ़ी एक हैवी यूनिट है और हार्ड क्रिमिनल से डील कर रहे होते हैं हम लोग। तो CSS कॉर्नर को इब्तदा से मैंने ज्वाइन किया जब इसको ओरिजिनली स्टार्ट किया सर तारिक ने और ताहा सलीम ने इसको स्टार्ट किया और मुझे उन्होंने बताया कि इस किस्म का इनिशिएटिव है। तो मैं शुरू से ही इनके साथ इन्वॉल्व रहा। ऑब्वियसली इतना डे टू डे एक्टिविटीज़ में नहीं, लेकिन जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है तो इनिशियली मैंने लेक्चर्स भी लिए। तो यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको मोटिवेट करना है और आपको ये बताना है कि आपको पता हो कि ऑफिसर्स कैसे होते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब 2007 में मैंने यहीं कराची से आई हैव डन माई बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस फास्ट से और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो 2007 में यहाँ पे कोई इतनी अच्छी एकेडमीज़ नहीं थी और कोई अच्छी गाइडलाइंस नहीं थी। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए काफ़ी हमें एफ़र्ट करनी पड़ती थी और लोगों से, डिफरेंट लोगों से, टीचर्स से मिलना पड़ता था। और क्या कहते हैं, मज़ीद इसमें पंजाब में जो है लाहौर में कुछ एकेडमीज़ थी जो अच्छा काम कर रही थी, तो वहाँ से भी कुछ डाटा वगैरह या नोट्स वगैरह मिल जाते थे। लेकिन आप लोग बहुत लकी हैं कि आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से रेलेवेंट सब्जेक्ट्स और कोर्सेज़ पढ़ाए जा रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर और आपको ज़्यादा उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। बस अब आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, अपने कोर्सेज़ को, सब्जेक्ट्स को उसी हिसाब से तैयार करना है। जैसे आपने सुन लिया कि इट्स ए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आप एक पूरे पाकिस्तान लेवल पे आप compete कर रहे होते हैं और लेकिन आपका इसमें फ़ायदा ये है कि हर सूबे का एक अपना कोटा होता है। तो सिंध की जो सीट्स हैं वो आपके लिए रिज़र्व्ड हैं, तो आप एक सॉर्ट ऑफ सिंध लेवल पे compete कर रहे होते हैं। लेकिन जो 10 पूरे पाकिस्तान की उसमें भी आप ले सकते हैं सीट्स। तो अगर आपकी कोई अच्छी पोजीशन आती है तो हम लोग आपको मोटिवेट करेंगे कि आप अच्छी तरह एफ़र्ट करें और इट्स वेरी मच पॉसिबल। क्योंकि कराची के जो लोग हैं, जो हमारे स्टूडेंट, उनकी एजुकेशन भी अच्छी है, उनकी बेस भी मजबूत होती है। तो सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करके इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना है और ऑब्वियसली हार्ड वर्क, डिलीजेंस। और जब आप इसमें जो चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा फेस की, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप से सच्चाई करें। क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो कोई आपको देख नहीं रहा होता है,
तो आपने अपने आप से सच्चाई करनी है और डे इन डे आउट आपने इसमें काम करना है। 4 महीने 6 महीने आपने डेली बेसिस पे 6 से 7 घंटे 3-4 घंटे जो भी आप अपना एक टाइम दे सकते हैं वो आप दें, और वो आप देते रहें मुस्तकिल। ये नहीं हो सकता कि आप 15 दिन में कर लें या महीने में कर लें। तो इसमें आपने मेहनत करनी है, कंसिस्टेंट एफ़र्ट है। 3 आपके पास अटैम्प्ट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप पहले अटैम्प्ट में रह जाते हैं तो दूसरे में, तीसरे में, तो बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं कि वो 3rd अटैम्प्ट में क्लियर करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट इज़ स्टिल द सेम, आपको एक जॉब मिल जाती है। तो आपने उसमें डीमोरलाइज नहीं होना। ज़्यादातर लोगों का 2nd अटैम्प्ट में भी क्लियर होता है, फर्स्ट में हो जाए तो और भी अच्छा है। और उसमें यह कि आप काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इम्प्रूव भी करते हैं कि अगर फ़र्स्ट अटैम्प्ट में आपको किसी और ग्रुप में एलोकेशन हो रही है और आप अपनी मेरिट के हिसाब से किसी अच्छे ग्रुप में आना चाहते हैं, पुलिस में आना चाहते हैं या फ़ॉरेन सर्विस में आना चाहते हैं या DMG में आना चाहते हैं, तो आप दोबारा भी दे सकते हैं उसको। तो ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है। तो ये तो हो गया कि आपने तैयारी करनी है। अब अगर आप जब सर्विस में, आपके लिए मोटिवेशन क्या है? ऑब्वियसली देखें, एक मेरिट बेस्ड निज़ाम पाकिस्तान में वो यही है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके थ्रू आपको एक टॉप 10 ग्रुप्स में एक आपको गज़ेटेड जॉब मिल जाती है। इसके अलावा कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिससे आप ये चीज़ हासिल कर सकें कि आप डायरेक्टली मैनेजरियल पोस्ट में आएँ। जैसे आपको बता रहे थे कि आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएँ या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन जाएँ, तो आप एक बड़े सीनियर लेवल पे इसको ज्वाइन करते हैं, अनलाइक कि आप कहीं और से स्टार्ट कर रहे हो। सेकेंडली, ऑब्वियसली हमारे माशरे में एक इज़्ज़त है, एक एहतराम है। जैसे जज साहब हैं या इस तरह के जो और जो जुडिशरी है, वो भी एक रिस्पेक्टेबल करियर है। तो इसी तरह एक रिस्पेक्टेबल करियर स्टार्ट हो जाता है और आपको एक सोसाइटी में स्टेटस मिल जाता है। नंबर 3, ऑब्वियसली इसमें बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन मॉनेटरी बेनिफिट्स उस हिसाब से इनिशियली नहीं होते, लेकिन विद टाइम आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि अगर आप इस मुल्क में कोई बेहतरी लेके आना चाहते हैं, तो आप एक तो ये जो आजकल हम कर रहे हैं कि सिस्टम के बाहर बैठ के उसको बुरा भला कहते रहते हैं, हमारा मुल्क ये हो रहा है, ख़राब हो रहा है, और आप जियो न्यूज़ और एयर कोई भी न्यूज़, एयर न्यूज़ चैनल्स देखते हैं और आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन सेकंड ऑप्शन है कि आप आएँ यहाँ पे, सिस्टम को ज्वाइन करें, इसको बेहतर करें। और मैं आपसे 100% कहता हूँ कि आप इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं हर लेवल पे। अब जिस तरह के ये ऑफिसर्स हैं, इन्होंने एक आइडिया सोचा और ये एक आपके सामने एक चीज़ चल रही है, प्रो बोनो चीज़ चल रही है, अगर आप वैसे बैठ के देखें तो इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन इसी तरह जब आप सर्विस ज्वाइन करते हैं तो आप इतने लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लेके आ सकते हैं कि उससे आपकी एक बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है। जैसे मैं आपको अपना एक सिंपल एग्जांपल कि एक यहाँ से बच्चा जो है वो शाह लतीफ़ से किडनैप हुआ था, कोई 4-5 साल का। तो कोई 1 महीने से वो किडनैप हुआ और ही वॉज टेकन अवे शिकारपुर के कच्चे के इलाके में। तो वो कल हमारी एफ़र्ट से हम शिकारपुर से उसको लेके आए और हमने पेरेंट्स के हैंड ओवर किया है। तो अब वो जो वालिद था या वो जो फैमिली थी, तो जो उनकी जो दुआएं थी, मेरा ख्याल है कि वो शायद किसी और प्रोफेशन में आपको नहीं मिल सकती। इसी तरह सोसाइटी में जो नाइंसाफ़ी हो रही होती है, आप लोगों को गाइड करते हैं, जज साहब बैठे हैं, वो जो डेली बेसिस पे इतने केसेस सुन के फ़ैसले करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक रिलीफ़ है। तो अगर आपको लगता है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ यहाँ पे। और इंशाल्लाह वी होप कि जो आपको गाइडेंस यहाँ पे चाहिए, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आंसर हो सकें। और आपने ये देखना है कि हम सब भी स्टूडेंट्स थे, तो मैं भी फास्ट से पढ़ता था, तो ऐसे ही बैठा हुआ था और इट्स पॉसिबल, ठीक है ना। हम आपकी तरह ही हैं, स्टूडेंट्स ही हैं, सिर्फ मेहनत करते हैं, अब आपने पढ़ाई करनी है और आप लोगों में से ही ऑफिसर्स आगे आएंगे। पहले भी यहाँ पे काफ़ी लोग अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन भी किया है और बड़ा अच्छा सक्सेस रेट जा रहा है हमारा कॉर्नर का। तो उसमें यह कि आप लोगों में से ही आना है, आप लोगों ने ही ज्वाइन करना है। तो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज़। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। जी शुक्रिया ज़ीशान साहब, और आपने इनकी भी बात सुनी। ये तो फ़ायदे बता रहे थे कि भाई और आप लोग क्या क्या आगे जाके करेंगे, वो सब चीज़ें डिस्कस कर रहे थे।
अच्छा, अब मैं डीसी साहब को दावत दूंगा कि वो आए और आप लोगों से कुछ सवाल जवाब करें। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया असद हनीफ साहब आपका। बिल्कुल। नाउ लेट अस ओपन द फोरम फॉर अनदर 15-20 मिनट्स। आपके जो सवालात हैं, मैं भी मौजूद हूँ, हमारे ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, फैकल्टी मौजूद हैं। एनीथिंग दैट यू मे वांट टू आस्क प्लीज़ गो अहेड। जी इधर बच्चे यहाँ पे इधर। मेरा ये क्वेश्चन है कि सर ने कहा कि हम 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकंड अटेम्प्ट देंगे तो कोई मार्क्स डिटेक्ट होंगे या उसका कोई क्राइटेरिया अलग है? जब आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे देते हैं और अगर अल्लाह ना करे आप नहीं कर पाते तो आपकी सारी चीज़ें ओवर हो जाती हैं वहाँ पे और आपको अगले अटैम्प्ट के लिए नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। तो कितनी परसेंट करना होता है? अगले हर साल एक पेपर होगा आपका फैब में। अगर आपकी अटैम्प्ट क्लियर नहीं होती अनफॉर्चुनेटली तो यू विल गेट अनदर चांस टू डू इट इन द नेक्स्ट ईयर। सर ये जो फील्ड्स है, जैसे अगर हम हमारे से पाकिस्तानी बात करें तो हमारी फील्ड जैसे जज का पेशा हो गया, ये थोड़ा सा बदनाम फील्ड है। जैसे पुलिस अफसर का एक अच्छा चेहरा मैंने पहली बार देखा, तो मतलब ये फील्ड बदनाम है, तो हम इससे किस तरीके से बच सकते हैं, इसके लिए आप क्या काम करते हैं? इट्स अ सीरियस क्वेश्चन होता है। एक साइड पे जोक भी है लेकिन सीरियस इशू है ये पाकिस्तान में। देखें, अगर आपने अपना परसेप्शन सिर्फ मीडिया को देख के बनाना है ना तो ये आपका सवाल वैलिड है, लेकिन बहुत सारे लेवल पे बहुत ज़्यादा एफर्ट ऑफिसर्स करते हैं, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हों, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हों, और अपने उसके अंदर मेहनत करते हैं। आपके यहाँ अगर आप करप्शन की बात कर रही हैं तो कोई ज़बरदस्ती आपकी जेब में पैसा नहीं डालता है। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो यू विल रिमेन ऑनेस्ट एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट। मतलब ये कोई क्वालिटी भी नहीं है, हम सर्विस में आए, हमें सैलरी मिलती है, वो काम करने के लिए मिलती है। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ आ गई है कि अगर कोई ऑनेस्ट है तो वो एक बड़ी, हम समझते हैं कि एहसान कर रहे हैं हम पे, वो कोई एहसान नहीं कर रहे। हमें वी आर सपोज टू बी ऑनेस्ट। और बड़े हमने अफसरान देखे हैं, अमजद साकिब साहब, शाहबनामा हम पढ़ते थे, बड़े बड़े जजेस की आप बात कर रही हैं, जस्टिस कॉर्नीलियस एंड ऑल, बहुत इनकी कंट्रीब्यूशन है इन बिल्डिंग अप पाकिस्तान। और वो लोग हैं जिन्होंने फ़ाइट की, राइट्स के लिए फ़ाइट की, और जिन्होंने जो है पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए काम किया। बट आई थिंक इसके अंदर जो है, मैं सर तारिक के भी थोड़े से कमेंट्स दूंगा इस बात पे, बिकॉज आई नो सर, अगर आप यहाँ आ जाएँ थोड़ा सा बच्ची के सूर्या भी हमारे साथ आई है, ये नेवी में जॉब करती हैं, वेरी सीनियर एकेडमिशियन, और वॉलंटरी इन्होंने इंटरेस्ट लेकर हमें हमारे इसको ज्वाइन किया है। हाँ भाई पूछिए। ये बताया ना, वो कह रहे हैं कि शी सेइंग कि ये इतना बदनाम प्रोफेशन है, इसके अंदर हम क्या करेंगे काम? ये सवाल बिल्कुल सही, और इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मेरा एक कॉलीग, मैंने MBA किया, उसके बाद मेरे बहुत सारे कॉलीग्स जो बैंक के प्रेसिडेंट हैं, तो हम एक महफिल में थे। तो मेरा वो बैंक का क्लास फेलो जो एक बैंक का प्रेसिडेंट है, वो एक तरफ खड़ा था और एक तरफ कमिश्नर कराची का। तो उस बैंक प्रेसिडेंट को मैंने कहा कि आओ मैं तुम्हें कमिश्नर से मिलवा देता हूँ। तो मैंने देखा उसके चेहरे का रंग बदल गया और वो चुप हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद दोनों की आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या पहले से कोई नाराज़गी हो। खैर उसने हाथ मिला लिया मेरे कहने पर, और मुझे बाद में साइड पर ले जाकर कहने लगा कि गवर्नमेंट में मेरे तो एक दोस्त तो थोड़ी काफ़ी हो, मुझे और अफसरों से नहीं मिलना। मैंने कहा क्यों? कहता है भाई ये सब मुफ्त हो रहे हैं, फटीके देते हैं, चीज़ें मांगते हैं, कोई ना कोई काम पकड़ा देते हैं। तो ये परसेप्शन तो है ब्यूरोक्रेसी का, लेकिन उसी के साथ आपके सामने ताहा सलीम साहब खड़े, एक सेकंड ठहरिएगा, ठीक कर रहे हैं। उसी के साथ ताहा सलीम साहब आपके साथ हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ज़ीशान साहब हैं, जज साहब हमारे साथ आज तशरीफ़ लाए हैं, बाकी फ़ैकल्टी में ये लोग हैं, ये सब कहीं ना कहीं इनका गवर्नमेंट से ही ताल्लुक़ है। तो अच्छे लोग भी हैं। पब्लिक का परसेप्शन आपको ख़ुद डेवलप करना है। आज आप ज़ीशान साहब को मिल के जा रहे हैं तो आपका पुलिस का परसेप्शन थोड़ा सा बेहतर हो गया। डिप्टी कमिश्नर साहब से आप मिल रहे हैं तो आप कल लोगों को बता सकते हैं कि भाई हम एक अफसर से मिलकर आए, वो है तो DC, लेकिन अगर उसे थोड़ा सा तैयार कर दिया जाए तो किसी फिल्म हीरो में भी काम कर सकता है। तो ये तो चल रहा है ऐसे, ये तो परसेप्शन अपना अपना है। और हमारा यही मुल्क है,
हम ही अवाम हैं, हम ही अफसर हैं। मैं यहाँ से अगर मिसाल के तौर पे फैसलाबाद जाऊँ और आम आदमी के तौर पे घूम रहा हूँ, तो मैं अवाम भी तो हूँ ना साथ साथ। तो जैसे हम लोग हैं वैसे ही हमारे लीडर्स हैं, वैसे ही हमारे अफसर हैं। आपकी जनरेशन पर ये अब फ़र्ज़ है कि आप इसको आगे लेकर चलें, बेहतर परसेप्शन दें, और कल को जब आप में से कोई ना कोई यहाँ खड़ा हो और इसको चला रहा हो, इस इनिशिएटिव को, तो उस वक्त जो यंगस्टर सामने बैठे हों वो कहें कि जी क्या बेहतरीन हमारे अफसरान हैं। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। माइक कोई और सवाल किसी का? पीछे माइक दे दो, पीछे दे दो। नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन ये है कि करेक्ट इंग्लिश आपको ज़रूर चाहिए होती है। अब आप ग्रामेटिकल एरर्स कर रहे हैं, आपको प्रेपोजिशंस का नहीं पता, बेसिक इंग्लिश का नहीं पता, तो आपके लिए मसला हो जाएगा। तो इंग्लिश आपको बहुत ज़्यादा फ्लावरी करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू राइट इट इन शेक्सपियर्स वे, बट लेकिन आपको एक नॉर्मल साफ़ सुथरी करेक्शन से मतलब गलतियों से पाक इंग्लिश आपकी ज़रूर होनी चाहिए, कि जिससे आप कम से कम 3000 वर्ड्स जो हैं 3 घंटे में लिख सकें। क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। अगर 100 बच्चे हैं, उनमें से 10 ऐसे हैं जो करेक्ट इंग्लिश लिख रहे हैं, तो वो उन 10 को प्रेफरेंस दी जाएगी, और 10 में से भी 2 ऐसे हैं जो सिलेक्ट होंगे। तो कंपटीशन बहुत टफ है, तो यू नीड टू बी एट योर बेस्ट। एनीवन एल्स? लेकिन इंग्लिश के पॉइंट पे डिस्करेज नहीं होना है। हाँ। ठीक है, इंग्लिश जितना जैसे सही कहा, करेक्ट इंग्लिश चाहिए, बट आप तैयारी कर अगर आपकी ओवरऑल कोई कमज़ोरी है, तो उस एग्ज़ाम की स्पेसिफिक तैयारी करके आप उस कमी को पूरा कर सकते हैं। याददाश्त पर, प्रैक्टिस पर, बार बार प्रैक्टिस पर। ऐसे लिखना भी एक आर्ट है, सवाल अटैम्प्ट करना भी एक आर्ट है। और बाकी भी जो लोग हैं वो सब कोई अंग्रेज़ थोड़ी हैं, आप ही की तरह हैं। किसी की थोड़ी ज़्यादा बेहतर है, किसी की थोड़ी कम है। तो जिसने मेहनत ज़्यादा करके उसको डिस्टेंस को कवर कर लिया, तो वो उतना ही गुड है। तो इंग्लिश को बिल्कुल आपने ये नहीं समझना है कि इंग्लिश अगर नहीं आती तो आप ये इम्तिहान नहीं पास कर सकते। ऐसी एग्जाम्पल्स भी हैं सिविल सर्विस में, जिन्होंने रट्टे लगा लिए, घोल कर पी गए, ऐसे उधर लिख दिया, ज़िंदगी में उसके बाद कभी ब्यूरोक्रेसी में एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी नहीं बोली। ऐसे बेताशा ऑफिसर्स हैं, ये उसको अग्री करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम पास कर लिया। तो आप एग्ज़ाम के हवाले से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। हाँ जी, एनीवन एल्स? यहाँ पे किसी को? जी यहाँ पे, इधर। वैसे ये बात सही है, क्योंकि मेरी अपनी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब थी, और मेरी वो सिर्फ 6 महीने के लिए बेहतर हुई थी, उसके बाद वापस वैसे ही हो गई है। सर, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि मेरी मेडिकल नॉलेज मुझे कोई हेल्प कर सकती है CSS एग्ज़ाम के लिए? वैसे मैं आपको बताऊँ, ये ट्रेंड देखा गया है कि मेडिकल के और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा CSS क्लियर करते हैं, बिकॉज आप लोगों ने का स्टेमिना बहुत होता है पढ़ाई का, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। क्योंकि वो जो आप पढ़ रहे हैं वो इतना मुश्किल होता है कि आप उसके साथ 12-12, 14-14 घंटे जब पढ़ते हैं, तो CSS की पढ़ाई आपके लिए ईजी हो जाती है। प्लस यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ऐसे ले सकते हैं जो आपको सपोर्ट करते हो। बॉटनी है, यहाँ पे देयर इज़ अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। प्लस जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर आपका बायोलॉजी का अच्छा खासा पोर्शन है जो आप कवर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प करेगा। हाँ जी, पीछे बता दें, ऐसे बता दें, आवाज़ आ जाएगी। देखिए, ये CSS जो है, ये कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, ये एक आपका एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अगर आपने कर लिया और आप उस मेरिट पे फॉल हो गए जहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, तो दैट्स इट। अदरवाइज़ इसकी कोई सर्टिफिकेशन ऐसा नहीं मिलती। लेकिन ये इनिशिएटिव सर का ही आइडिया था, सर तारिक मुस्तफ़ा का, CSS कॉर्नर में हमने किया है कि जो बच्चा हमारे यहाँ से रेगुलरली क्लासेस लेता है और पास आउट करता है पूरे बैच के बाद से, व्हाट वी डू इज़ कि हम उसकी CVs उनकी कलेक्ट करते हैं, और जो हमारी फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि वी हैव मीज़ान बैंक, हम TV और बहुत सारे और, दावत इस्लामी, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमारे साथ इन लाइजन है। लकी वन आपने सुना है, लकी सीमेंट,
ये सारे लोग मिल के इनसे हमारा MOU है, जिसके थ्रू हम इनको वो CVs भेजते हैं और फिर वो जब रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं तो उनका प्रॉमिस हमसे ये है कि वो उन CVs को प्रेफरेंस देंगे जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि आपकी मार्कशीट जो CSS की होती है वो भी हम उसमें लगाते हैं, तो वो ये भी देखते हैं कि अगर इस बच्चे ने कोई 2 मार्क्स से रह गया, 1 मार्क्स से रह गया, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। उनको पता होता है कि ये मेहनती है, इसने पढ़ा है और ये आगे जाके कर सकता है। और कोई इधर बताएं। आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट की भी तैयारी होगी, आपकी रिटन की भी तैयारी होगी, आपको प्रॉपर ऑप्शनल भी सिखाए जाएंगे किस तरीके से होने हैं, क्या करना है। उसके बाद जब इंशाल्लाह आप लोग रिटन क्लियर कर लेंगे तो आप लोगों को साइकोलॉजी की प्रिपरेशन और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी साथ कराई जाएगी सारी। इट विल बी, आप हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह जब तक आज इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर लेते। ठीक है, आई थिंक 2 सवाल और ले लेते हैं एंड देन विल वाइंड अप। बहुत अच्छा सवाल है। एक तो मैं आपको बताऊं कि जितने आप लोग हैं ना, हम आपको रिकमेंड ये करेंगे कि आप लोग अपना प्रॉपर टाइम टेबल बना के तैयारी करें, क्योंकि ये इसमें इतनी ज़्यादा क्वांटम ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा है कि आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप हैज़र्ड वे में तैयारी शुरू कर लें। डिफाइंड वर्किंग आवर्स, डिफाइंड स्टडिंग आवर्स, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, ख़ासतौर पर वो लोग जो कि जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं। अब आप लोगों के लिए मामला ये है कि सुबह से लेके शाम तक जॉब होती है। अब मेरी अपनी मिसाल ये है कि जब मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो आई वॉज वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी, तो मैं रास्ते को जाने को भी यूटिलाइज़ कर रहा होता था, वापसी के टाइम को भी यूटिलाइज़ कर रहा होता था, बीच में 1 घंटे का जो लंच ब्रेक होती है उसको भी यूटिलाइज़ कर रहा होता था। तो मेरी कोशिश ये होती थी कि ड्यूरिंग माई वर्किंग आवर्स जहाँ पे मुझे ब्रेक्स मिल रहे हैं, ट्रैवलिंग टाइम है, उसके दौरान मैं अगर 2-3 घंटे में निकाल लूँ इस तरह की चीज़ों में जो मैं रास्ते में पढ़ सकता हूँ या जो मैं ड्यूरिंग माई ब्रेक पढ़ सकता हूँ, तो मुझे एडिड एडवांटेज है। उसके बाद फिर हम घर आके आपको 4 से 5 घंटे देने पड़ेंगे एंड देन वीकेंड के ऊपर आपको अच्छी खासी मेहनत करके उसको कवर अप करना पड़ेगा। लेकिन ये मिसालें बहुत हैं ऐसे लोगों की जो विथ जॉब जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये CSS के पेपर दिए हैं और बहुत अच्छी पोजीशंस पे भी आए हैं, तो इसमें डिस्करेज नहीं हो सकते बल्कि आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। अजान का ब्रेक ले लेते हैं एंड देन वी विल डू कंप्लीट इट। ठीक है जी, एनीवन एल्स कोई सवाल जी? नहीं, ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। जब आपको ऑप्शनल सिलेक्शन कराएंगे तो फिर यू विल सी कि हम उसमें आपसे यही कहेंगे कि जो चीज़ आपने पढ़ी है उसमें आप एक्सपर्टीज़ रखते हैं या जो आपका अपना सब्जेक्ट है उसको प्रेफरेंस दें। उसके बाद कोर्स लेंथ आ जाता है, उसके बाद रेलेवेंस आ जाता है, उसके बाद आखिर में मार्किंग ट्रेंड भी आ जाता है। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप किस कोर्स के ऊपर किस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर आप अकाउंटिंग में बहुत अच्छे हैं तो हम आपसे को रिकमेंड करेंगे कि आप अकाउंटिंग लें। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत अच्छे हैं, कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छे हैं, तो हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप सब्जेक्ट लें। तो इसमें कोई रुकावट नहीं है कि आपने आर्ट की सब्जेक्ट लेने हैं या आपने सिर्फ साइंस की सब्जेक्ट लेने हैं। विच यू फील कंफर्टेबल इन, आप वो सब्जेक्ट लेते हैं। ये देखें, ट्रेंड जो है वो चेंज होते रहते हैं। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ये ट्रेंड इस साल है तो वो अगले साल भी रहेगा। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो जिस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हुए होते हैं वो सब लोग ले लेते हैं, तो फिर उसका क्राइटेरिया टफ हो जाता है। तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन दैट।
वो आपकी लक है कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट लिया और उसके उस साल का काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन अदरवाइज़ ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने अगर इंडो पाक हिस्ट्री लिया तो उसमें आपके ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे, या आपने अगर इस्लामिक हिस्ट्री ले लिया तो उसमें आपके कम ही मार्क्स आएंगे। इसकी कोई डेफिनेट उसकी कोई रीजनिंग नहीं है। ठीक है, आई थिंक बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं असद हनीफ साहब से कहूँगा कि कंक्लूड कर दें सेशन को, और अगले 4 महीने तक हम आप लोगों के साथ रहेंगे। अभी से आप लोग देखेंगे कि लोगों ने हारना शुरू कर दिया होगा, कि जब आप अगले साल से हफ्ते से क्लासेस आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे कम होना शुरू हो गए, बहुत सारे बच्चे डर गए, बहुत सारे बच्चे पीछे हट गए। कुछ लोग मैं ऐसे भी देखे हैं हमने स्टूडेंट्स के जो पूरी तैयारी के बावजूद अपेयर नहीं होते, वो कहते हैं हम अगले साल अपेयर होंगे। तो आपकी डिटर्मिनेशन, इफ़ यू गिव एन ऑनेस्ट ट्राई और आप सिर्फ पेपर ही दे देते हैं पूरी 100% अपना देंगे, तो आई थिंक यू ऑल आर विक्टोरियस। बाकी कामयाबी अल्लाह के हाथ में। हो सकता है अल्लाह ने आपके लिए कोई उससे अच्छी चीज़ ढूंढी हो। आपको पता है अल्लामा इकबाल और मौलाना मोहम्मद अली जौहर कुड नॉट क्लियर दिस एग्ज़ाम, और अल्लाह मियाँ ने उनके लिए कितना बड़ा मर्तबा सोचा हुआ था कि वो पूरी कौम के लीडर बन गए। अगर वो शायद इस नौकरी में आ जाते सिविल सर्विसेज में, तो शायद उस हिसाब से अपना नाम ना बना पाते जो उन्होंने उसको फेल करके बनाया। ठीक है, थैंक यू सो मच। असद साहब इसको कंक्लूड करें। अच्छा जी, नमाज का भी टाइम है तो 1 मिनट की बात करूंगा और इसको प्रोग्राम को एंड करेंगे। देखिए जी, एक बात याद रखिएगा कि किसी भी सक्सेस के पीछे ना कंफर्ट नहीं होती, बड़ी तकलीफ़ें होती हैं। हाँ, बड़े मामलात होते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत के बाद फिर कंफर्ट मिलता है, और वो ताहयात कंफर्ट होता है, वो थोड़े टाइम का नहीं होता, वो लंबा कंफर्ट होता है। मगर अगर आप लोगों ने 2 चीज़ें करनी है यहाँ से जाने के बाद, एक तो ये सोच लेना है कि भाई बहुत मेहनत करनी है, और दूसरा ये सोचना है कि कभी किसी की बातों में अब नहीं आना है। अगर आपने डिसाइड किया है और अगर आप यहाँ पे आए हो, तो आपने कोशिश ये करनी है कि हमने किसी भी तरह से कमीशन पास करना है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, और अपने से ज़्यादा दूसरों का फ़ायदा है। और जो दूसरे का फ़ायदा करता है ना, अल्लाह पाक उसको अपना फ़ायदा देता है। जो दूसरों का फ़ायदा सोचेगा, अल्लाह पाक उसको अपना फ़ायदा भी ज़रूर देगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, लोगों के काम करने, लोगों के काम आना है, और नेगेटिव नहीं हो, किसी चीज़ से नेगेटिव नहीं होना। लोग बात करेंगे मुल्क तबाह हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, अभी ये तकलीफ़ है, अभी ये परेशानी है, अभी फलानी तकलीफ़ है। कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह पाक हमारे साथ है ना। किसी को देख के, किसी से डर के हम अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह ज़रूर। सही है जी, प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। जज़ाकल्लाह, आपने इतनी बात सुनी, मेरे जैसे आदमी की भी बात सुनी, शुक्रिया।